हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील मेहला, पारस एजुकेशन सेंटर से। आज स्टार्ट करते हैं हम ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री की, जिसमें अपना फर्स्ट यूनिट हमारी चलती है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो परमाणु संरचना अपन पुराने जमानों से ही बात चलती आई है। अगर मैं सर्वप्रथम बात करूं सिंपल से अगर परमाणु संरचना में, तो परमाणु जो शब्द होता है वो शब्द कहां से आया, उसको इंग्लिश में आपको पता ही है किसको बोलते हैं, एटम। एटम जो वर्ड लिया गया वो लिया गया एटोमोस से। एटोमोस जिसका सामान्य रूप से मतलब होता है अपना अविभाज्य कण। क्या होता है? अविभाज्य। अविभाज्य जो कण होता है उसको कहते हैं एटोमोस। ठीक है, ये अविभाज्य कण अगर इसकी बात करें तो परमाणु की लगभग पुराने काल की बात करें तो एक आया था महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद, ये महर्षि कर्णाद ने परमाणु के बारे में एक प्राचीनतम परिभाषा दी गई थी। ध्यान रखना, उस टाइम परमाणु की खोज नहीं हुई। जब 1803 की बात करें हम, 1803 में यानी जब एटोमोस की बात हुई, मतलब परमाणु की बात हुई थी हमारे पास, तो 1803 में आया था जॉन डाल्टन। एक नाम था जॉन डाल्टन। इस जॉन डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दी थी और परमाणु के बारे में कहा था। क्या कहा था वो देखते हैं। देखो जॉन डाल्टन क्या कहता है, देखो कि परमाणु एक सूक्ष्मतम कण होता है जो अविभाज्य कण है, जिसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। क्या होता है? अविभाज्य कण होता है, ये डाल्टन कहता है। इसके अलावा डाल्टन ने क्या कहा था, देखो कि इस परमाणु को के बारे में ये कहा था कि जो परमाणु होता है उस परमाणु को हम न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। यह परमाणु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, यानी परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। समझे बात? क्यों? यानी इसलिए कहता है कि परमाणु की खोज उस टाइम 18 शताब्दी के अंदर हो रही थी, यानी चल गया था, ट्रेडिशन चल गया कि हाँ परमाणु के बारे में कुछ न कुछ बातें चलने लगी। तो उसमें डाल्टन ने अपना मत दिया था कि भाई परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसके अलावा उसने कहा था कि भिन्न भिन्न परमाणु उसने देखे गए थे। उस टाइम लगभग ये मान के चले तो अपने पास 15 से 20 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो उसने देखा कि भिन्न भिन्न परमाणु लिए थे, उसमें विभिन्न परमाणु लेते, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऐसे अलग अलग परमाणु लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि भिन्न भिन्न परमाणु तत्व जो थे हमारे पास, उन तत्वों में परमाणु देखे कि भाई परमाणु कैसे है। तो कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के अंदर परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बोला था कि भिन्न भिन्न तत्वों में, क्योंकि तत्वों की खोज हो गई थी, तत्वों में परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। समझे? यानी डिफरेंट टाइप के जो अपन एलिमेंट्स ले रहे हैं उनके अंदर जो एटम होंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे। ध्यान रखना, जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन तत्व, ये भी हाइड्रोजन तत्व ही है। परंतु अगर मैं इसमें परमाणु देखता हूं तो सारे हाइड्रोजन सारे एक जैसे रहेंगे। परंतु अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं और एक ऑक्सीजन ले लूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए? अलग अलग तत्व हो गए। अलग अलग हो गए तो इसके अंदर जो परमाणु रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? हमारे अलग अलग परमाणु रहेंगे। तो जॉन डाल्टन ने कुछ ये कहा था। दूसरा कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं और वो रासायनिक अभिक्रिया परमाणु पर ही उत्तरदायी होती है।
परंतु ये स्टेटमेंट सारे हैं, ये लगभग लगभग मानते चले तो ये गलत होते गए थे। क्यों? क्योंकि जब परमाणु, जब उप यानी सब एटॉमिक पार्टिकल यानी उप परमाणुओं की खोज, तत्वों की खोज होने लगी, या कह सकते हैं कणों की खोज होने लगी। जैसे हम इस चैप्टर में हमारा जो चलेगा, डॉल्टन ने तो कह दिया था परमाणु की खोज किसने की थी? पहले तो की थी महर्षि कर्णाद ने, बाद में किसने की थी भैया? जॉन डॉल्टन ने की थी। अब हम कहते हैं कि भाई ये जॉन डॉल्टन ने कह दिया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, परंतु जब 18वीं शताब्दी की बात है, 1829 की बात करें, उस टाइम बात करें तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज होना चालू हो गई थी, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। तो जॉन डॉल्टन, ध्यान रखना ये बात कर रहे हैं हम 18वीं शताब्दी की, उस टाइम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं थी, इसलिए जॉन डॉल्टन कहता है परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। समझ गए? अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, हम उसकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, क्या हुई थी, वो हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। देखो क्लियर? कोई डाउट किसी को बच्चों? देखो जब डॉल्टन ने कह दिया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, तब उसी टाइम एक फिजिक्स का आया था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन आया था भैया? समझना, माइकल फैराडे। ये फिजिक्स में अपना प्रैक्टिकल दे रहे थे, फिजिक्स में प्रयोग कर रहे थे अपने। तो इस माइकल फैराडे की एक कंसेप्ट था, माइकल फैराडे का एक अपना कंसेप्ट चल रहा था उस टाइम। वो कंसेप्ट क्या था कि उसने एक कैथोड किरणों पर काम चल रहा था उस टाइम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा कैथोड किरणों की खोज। कैथोड किरणों की खोज ये माइकल फैराडे के ही देन है, ध्यान रखना, ये समझना बच्चों, माइकल फैराडे की देन है ये। क्योंकि माइकल फैराडे फिजिक्स में आया था, उसका उस वक्त एक विसर्जन नलिका पे बहुत काम चल रहा था, उसको देख के ही जे थॉमसन ने अपना दिमाग लगाया और कैथोड किरणों के बारे में बताना चालू किया था। तो सब हमारे पास आता है कैथोड किरणों की। इस कैथोड किरणों में हम बात करेंगे सामान्य रूप से, अगर मैं बात करना चाहूं तो आगे इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपने 10th क्लास में या निम्न क्लासों में 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन की खोज का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता है जे थॉमसन। कौन होता है भैया? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब देखो कैसे की थी खोज कि इलेक्ट्रॉन एक आधारभूत कण था, इसके बारे में, इसके आवेश की, इसके द्रव्यमान की खोज कैसे हुई थी, वो खोज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अपन। बताने के लिए तो मैं सीधा ही बता दूं आपको, इसके परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, कैसे होता है। तो हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं जिससे अपने माइंड में क्लियर हो जाए कि हमेशा कैसे क्या होता है। माइकल फैराडे का जो कंसेप्ट था वो क्या था? कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई थी? हुआ था कि एक ऐसे एक विसर्जन नलिका थी, क्या थी? कांच की एक नली थी जिसको हम कहते हैं विसर्जन नलिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको? विसर्जन नलिका, जो कांच की होती है। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाई थी भैया, धातु की 2 इलेक्ट्रोड लगाई थी, 2 इलेक्ट्रोड लगा दी थी। इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ा गया। समझना, बहुत इजी प्रैक्टिकल है, समझ जाओगे तो आराम से अपने इसको कर सकते हैं भैया। उन्होंने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ा, उस बैटरी का जो विभव है यानी उच्च विभव से इसको जोड़ा। उच्च विभव का मतलब लगभग 10,000 वोल्ट का हमने एक ऊर्जा का स्रोत लिया। ये हमारे पास होगी, एक लिया था, इसको लिया, ये था नेगेटिव चार्ज और ये था पॉजिटिव चार्ज, यानी एक ऋणावेश और एक धनावेश। धनावेश को हम कहते हैं एनोड
और जो ऋण आवेश का होता है उसको कहते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं भैया? कैथोड। अब इस विसर्जन नलिका की बात करें, विसर्जन नलिका में यहां पे लगाया था एक पंप, वायु पंप था, वैक्यूम पंप लगाया। इसका मतलब पंप का मतलब होता है निर्वात पंप, जिसको हम कहते हैं निर्वात पंप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? निर्वात पंप। यानी ये इस नलिका में कोई भी गैस नहीं है, यानी इस नलिका का जो दाब है, इस नलिका का जो दाब है वो मान के चलो 10⁻001 mm था, यानी 10⁻³ mm पर Hg। क्या कह सकता हूं? 10⁻³ mm पर Hg होता है। समझे? बहुत इजी है, समझ गए भाई? एक विसर्जन नलिका होती है कांच की, समझना, कांच की विसर्जन नलिका होती है अपनी, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इसके अंदर। उन 2 इलेक्ट्रोड को एक ऋणावेशित हो गया, एक धनावेशित। धनावेशित इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। इन एनोड और कैथोड को एक उच्च विभव युक्त ऊर्जा के स्रोत से इसको जोड़ दिया गया, जिसका विभव है वो होता है लगभग 10,000 वोल्ट। और इस विसर्जन नलिका में एक निर्वात पंप लगाया, जिससे इसका दाब लगभग 0.001 mm पर Hg या 10⁻³ mm पर Hg, यानी मरकरी के रूप में लिया जाता है इसको, पर Hg रखा गया। अब हुआ क्या इसके अंदर, समझ रहे हैं इसको? हुआ क्या कि जैसे ही यहां उच्च विभव लगाया, समझ रहा, जैसे विभव लगाया तो देखा कि यहां से कुछ किरणों का उत्सर्जन हुआ। समझ रहे हैं इसको? यहां से इन्होंने देखा कि कुछ किरणें निकली यहां से। ये किरणें कैसे पता चला? इन्होंने क्या करा कि इस विसर्जन नलिका के पीछे यहां एक स्फुरदीप्ति पदार्थ, यानी चमक देने वाला पदार्थ, जो यहां कह सकते हैं प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति पदार्थ जो होता है जिंक सल्फाइड का बना होता है, उस पे देखा। तो इसमें देखा कि यहां से कुछ किरणें निकली। ये किरणें रंगहीन थी, कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा था ध्यान। तो ये जब किरणें दिखी तो यहां पर इन्होंने देखा कि यहां पे कुछ धब्बे दिखाई दिए। तो उस आधार पर देखा, इसके लिए इन्होंने क्या करा, इसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र भी कर दिए थे, इस इलेक्ट्रोड पे छोटे छोटे छिद्र कर दिए थे। तो देखा हुआ क्या कि जैसे उच्च विभव लगाया तो यहां से कुछ किरणें निकली। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया था। क्या कहा गया था? कैथोड किरणें। प्रयोग समझ में आया बेटा? है? प्रयोग समझ में आ गया? प्रयोग क्या था? एक विसर्जन नलिका ली, उस विसर्जन नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड एक कैथोड। एनोड और कैथोड को एक उच्च विभव के ऊर्जा स्रोत से जोड़ दिया गया और इस विसर्जन नलिका का जो दाब है वो रखा गया 0.001 mm पर Hg। इस निर्वात पंप से उसको मेंटेन किया। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे इसमें विभव लगाया तो यहां कैथोड से कुछ किरणें निकली। इन किरणों को देखा तो इन किरणों को नाम क्या दिया था? कैथोड किरणें। उस टाइम जाना इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही थी, कैथोड किरणों की बात आ गई। कैथोड किरणें हो गई भैया। अब देखा कुछ प्रैक्टिकल किए कि ये कैथोड किरणों के गुण जिसकी बात करेंगे। इन कैथोड किरणों को की बात करें तो कैथोड किरणें कैसे थी कि ये कैथोड किरणें इस धनावेश की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि कैथोड किरणें धनावेश की तरफ गति करने का मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणें जब धनावेश की तरफ जा रही है, इसका मतलब कैथोड किरणें खुद क्या है? ऋणावेशित है। तो यहां से निष्कर्ष निकाला गया कि जो कैथोड किरणें होती है, समझना है इसको, कि कैथोड किरणें
ऋण आवेशित होती है। क्या होती है? ऋण आवेशित होती है, यानी इनों पर आवेश क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, चलो ये प्रयोग तो कैसे पता चला हमको कि यहां से इन कैथोड किरणों की उत्पत्ति कहां से हो रही है भैया? इस कैथोड से, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया था? कैथोड किरण। ध्यान, कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैथोड से ही होती है। आगे पढ़ेंगे क्यों दिया गया था। दूसरा इन्होंने देखा कि यहां पे कुछ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, एक कुछ ऐसा कुछ चीज रख दी कि देखा कि यहाँ इसमें छाया पड़ने लग गई। उसके बाद आपने ये देखा कि हाँ यार कुछ ना कुछ इसके अंदर, यानी ये जो किरणें हैं ये सीधी रेखा में गति करती है, यानी कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती है। या दूसरे तरीके से हम कहेंगे, क्योंकि यहां पे कोई गैस के कण नहीं है, किसी से कोई टक्कर नहीं हो रही, बस बिल्कुल सीधी जाके वहां पे जाके धब्बे दे दिए, यानी वहां जाके देखा कि यहाँ पे सीधी रेखा में आ रही है, तो कहते हैं कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती है। तीसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि ये कैथोड किरणें के बीच में छोटे छोटे पेंडल रखे हैं, पहिए होते हैं ना अपने छोटे, आपने देखा होगा वो स्पिनर होता है, उसको घुमाते हैं, उस स्पिनर को देखा होगा, उस टाइम पे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पेंडल रखे थे। उन पेंडल को देख के रखा तो देखा क्या हुआ कि वो पेंडल घूमने लग गए। तो इसका आधार पे क्या हुआ कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है भैया, तभी तो उनको घुमा दिया उसने। तो कहा गया कि जो कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा होती है भैया, सीधी सी बात है, अगर तरीके से बात करें तो गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। चौथे पॉइंट की बात करें हम कि ये रंगहीन प्रकृति की होती है, इसमें कोई कलर दिखाई नहीं दिया था, तो शायद आप ये कह देता है कि रंगीन होती है, बात ही सही। अब इसका और पता किया गया था कि ये ऋणावेशित है, उसके लिए इन्होंने क्या करा, यहां पे देखो समझना, यहां पे धनावेशित प्लेट लगी थी, तो इन्होंने देखा क्या हुआ कि ये किरणें क्या हुई, इस ऋणावेश की तरफ आ गई, यानी इसके आधार पे ये पहला पॉइंट जो है और सॉलिड हो गया। जो पहला पॉइंट था ये और निश्चित हो गया कि ऋणावेशित होती है। और बाद में हम बात करें तो जे थॉमसन आया, उस जे थॉमसन ने क्या करा, देखो ये तो था माइकल फैराडे का कंसेप्ट, जे थॉमसन ने क्या करा, इसमें इसकी जे थॉमसन द्वारा, अब जे थॉमसन का काम आ गया, जे थॉमसन द्वारा विसर्जन नलिका जो थी अपनी, इस विसर्जन नलिका में गैस व इलेक्ट्रोड पदार्थ को परिवर्तित करके देखा, क्या किया था जे थॉमसन ने, हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि कैथोड किरणें निकल गई, मान लो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, ध्यान में अभी कैथोड किरणें निकली, तो जे थॉमसन ने क्या करा कि ये जो धातु की जो प्लेटें बनी हुई है इलेक्ट्रोड धातु की, इस धातु पदार्थ को, इलेक्ट्रोड पदार्थ को क्या किया, परिवर्तित किया। इसकी जगह जैसे मान लीजिए कॉपर की होगी, सपोज करो कॉपर की जगह जिंक ले ली, सिल्वर ले लिया, कुछ भी ले ली, दूसरी धातु ले ली, इसमें कोई गैस नहीं थी, तो थोड़ी सी गैस डाल के देखिए, वैसे दाब थोड़ा बहुत तो था, जीरो तो नहीं कह सकते, जीरो नहीं होगी तो फिर गति कैसे करेगी, जीरो नहीं था परंतु कुछ दाब था, कुछ वैसे थी, तो इसमें गैस देखा, प्रकृति चेंज करती, मान लो इसमें नाइट्रोजन थी तो ऑक्सीजन चेंज कर ली, कुछ भी कोई दूसरी गैस डाल दी, तो दोनों को देखा, तो फिर भी उन्होंने देखा कि फिर भी कैथोड देखा तो
क्या हुआ कि फिर भी कैथोड किरणों का उत्पत्ति जारी रही। यानी ये कैथोड किरणें चाहे धातुओं की सतह परिवर्तित बदल दो, धातु का पदार्थ बदल दो, यानी जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है अपने पास, धातु का पदार्थ है, उसको बदल लो, गैस बदल लो, कैथोड किरणें तो आएंगी। बाद में देखा कि कैथोड किरणों का कैथोड किरणों का निरंतर उत्सर्जन होता है। इन तो भी नहीं, इस आधार पे फिर इसने कहा कि भैया इन्हीं को आगे जाके जे थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों को ही क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन बताएगा। यानी इन कैथोड किरणों को ही आपके बाद में क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने। इससे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की बात कही थी। क्लियर, कोई डाउट? तो ये बात आती, तो यहां से आपके फर्स्ट बात आती कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। परंतु ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण थे, अगर मैं नामकरण की बात करूं तो नामकरण दिया था स्टोनी ने। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया था। तो खोज किसने की थी भैया, जे थॉमसन ने, और स्टोनी ने क्या था, नामकरण। पांचवें पॉइंट की बात करें, देखो पांचवें पॉइंट में क्या करा, यहां पे प्रैक्टिकल किया किसने, जे थॉमसन ने देखा। हमने कहा ना, जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में गैस व इलेक्ट्रोड पदार्थ को परिवर्तित करके देखा कि कैथोड किरण का निरंतर उत्सर्जन होता है। इसके साथ साथ जे जो थॉमसन था, जे थॉमसन ने आवेश बटे द्रव्यमान यानी E बटे M का अनुपात निकाला। E बटे M का अनुपात निकाला तो क्या देखा उसने कि इसका E का अनुपात हमेशा एक ही आया। वो क्या आया था भैया, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। यानी जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में गैस व इलेक्ट्रोड पदार्थ को परिवर्तित करके देखा तो कैथोड किरणें निरंतर निकलती रही और साथ ही उनका E बटे M का मान भी निरंतर एक ही रहा, यानी नियत रहा। नियत रहा, उसके आधार पर वो नियत कितना था, वो इतना था। समझ रहे हैं? छठे पॉइंट में हम बात करते हैं, एक आया था RA मूल्यांकन। क्या आया था, RA मूल्यांकन। ये RA मूल्यांकन ने क्या करा था, एक तेल बिंदु प्रयोग दिया था। क्या दिया था, तेल बिंदु प्रयोग। ये प्रयोग क्या था, हमें इतना जाने की जरूरत नहीं जेट में, इस एग्रीकल्चर में इतना नहीं जाने कि तेल बिंदु क्या दिया, तेल बिंदु में दिया था RA मूल्यांकन ने। उसने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। यह आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश हो गया। आवेश द्रव्यमान अनुपात हो गया। इन दोनों पर जे थॉमसन ने फिर इलेक्ट्रॉन का, यानी 7वां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला था। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो कितना था, तो देखो उन्होंने क्या करा,
इस इलेक्ट्रॉन आवेश का मान यहाँ आवेश बटे द्रव्यमान में रखा है। यहाँ 1.6 × 10⁻19 कूलम को यहाँ रखा, ये इसके बराबर होता ही है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा। और वो द्रव्यमान निकला था, वो निकला था 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये द्रव्यमान निकला था। तो इस आधार पे इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल गया। तो सीधा सा याद रखने की अगर बात कहूं मैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन जो हमारा पास होता है कि इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी बात करें हम, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करता, देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है वो तो कौन हो गया भैया, जे थॉमसन। दूसरा इसका नाम किसने दिया था, स्टोनी ने, यानी नामकरण, ऐसे लिख लो, याद रहे, नामकरण दे दिया। इसके अलावा इस पर आवेश कितना होता है भैया, -1.6 × 10⁻19 कूलम। दूसरा इसका द्रव्यमान जो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, और 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, ये द्रव्यमान। और तीसरा है कि आवेश बटे द्रव्यमान, यानी E/m का मान कितना होता है, इसका ध्यान रखना भैया। तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन की ये मुख्य रूप से ये चार बातें, खोजकर्ता, नामकरण, आवेश, द्रव्यमान और आवेश द्रव्यमान। अगर कोई पूछे कि भैया द्रव्यमान किसने निकाला था, तो जे थॉमसन ने ही निकाला था। आवेश किसने निकाला था, आवेश निकाला था आर.ए. मुलिकन ने निकाला था। दूसरा, अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान जे थॉमसन, आवेश भी मुलिकन, आवेश द्रव्यमान जे थॉमसन। तो नया नाम अपने पास है, मुलिकन ही है, मुलिकन ने आवेश दिया था, बाकी सारे काम किसने किए थे, जे थॉमसन ने। इस तरह हमारे पास कैथोड किरणों की खोज हुई थी। बोलो कोई डाउट किसी को? तो कैथोड किरणों की जो खोज हुई थी वो इस आधार पे, उतार लो अच्छी तरह कॉपी के अंदर। किसी को समस्या है तो आराम से कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कैसा हुआ। बाकी आपके पास ये कैथोड किरणें की। अब जेट में क्वेश्चन कहां से आता है, जेट में क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे, ये मेन पॉइंट ये है, इन पॉइंट के ऊपर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश द्रव्यमान कितना होता है, उस आधार पे हम ये दे सकते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने विसर्जन नलिका तक का, कैथोड किरणों की विसर्जन नलिका। बोलो किसी को प्रॉब्लम, आराम से उतार लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आराम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि भैया कैसे क्या है, ठीक है। तो डाउट, आज का यही टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना प्रोटॉन की खोज किसने की थी। उसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। पारस एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद।